ओके, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है ये बताइए आप लोग। आवाज सही आ रही है या आवाज के अंदर में इशू, एक बार आप लोग कमेंट भी करके बता दीजिएगा। वॉइस ओके, वॉइस सही है, चलिए सही आवाज बोल रहे बहुत सारे बच्चे। देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पार्सेक, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या लाइट ईयर। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया। देखिए क्या होता है ना कि एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक, ठीक है, साल में, ठीक है, जो रोशनी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अपने सोर्स से निकलने के बाद में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको 1 लाइट ईयर बोला जाता है। एक लाइट ईयर अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स कितना मीटर होता है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना ज्यादा। मतलब इसके आगे में ये पॉइंट को हटाएंगे आप लोग और उसके बाद में और 13 जीरो लगाएंगे, तब जाके वो उतना मीटर बनेगा, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी ज्यादा स्पीड से चलने के बाद में भी एक साल में इतनी दूरी तय कर पाती है लाइट। ओके, उसके बाद में आप लोग समझिए फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है पृथ्वी और मतलब लाइट को, ठीक है, यहां पर मैं एक जो बेसिकली सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। ओके, ये भी याद रखना आप लोगों ने। तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इसका ये इतना डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की एवरेज दूरी, ये इसकी एवरेज दूरी है। अब पार्सेक जो है फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा दूरी होती है, ये याद रखना है। मतलब अब तक हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा अगर कोई डिस्टेंस है वो है पार्सेक, ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो एक पार्सेक होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर मैं इसको किलोमीटर में बात करूं आप लोगों से कि कितना मीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, तो ये भी एक प्लीज इसको याद रख लेना आप लोगों ने। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये एक पार्सेक होता है। और अब तक की सबसे बड़ी दूरी अगर हम लोग कोई मापते हैं तो वो पार्सेक में मापते हैं। क्या ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से, क्या ये क्लियर हुआ आपका? दूरी मापने की अब तक की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है जो हम यूज करते हैं, वो है पार्सेक, ये याद रखना है। उसका वैल्यू कितनी है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये लिखो आप लोग, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को जो है याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों के पास में डीएनए है क्या? सभी के पास में इंसान हो आप लोग सारे, ठीक है, कोई एलियन उलियन तो नहीं देख रहा इधर में। आप लोगों को पता है कि जो बहुत छोटी दूरियां होती है ना, ये बहुत छोटा छोटा से जो चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए, ठीक है, उनके वो कितना, उसकी लेंथ कितनी है, दो जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको मापा जाता है एंगस्ट्रॉम के अंदर में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अलग है, ये एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। इसको ऐसा लिखते हैं, ए के ऊपर में एक छोटू सा ऐसा गोलू, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एक एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू होती है 10⁻−10 मीटर, ठीक है, 10⁻−10 मीटर एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है? अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए एग्जाम में भूले भटके से, तो टीचिंग परीक्षा के सभी बच्चों, चलिए आप आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने क्या किया, 11 सितंबर 2025 को अभी अभी भारत का जो पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र है, अटल इनोवेशन जो सेंटर है, ओके, वो उन्होंने खोला है। कहां पर में आपको बताना है? आईआईटी दिल्ली जो अबू धाबी के अंदर में कैंपस है वहां पर में, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी दुबई के अंदर में, आईआईएम अहमदाबाद का जो दुबई कैंपस है उसके अंदर में, मोर देन वन ऑफ द अबव। कहां पर में उन्होंने एक अटल इनोवेशन मिशन का जो अटल नवाचार केंद्र इसको खोला है भारत के बाहर। पहली बार ऐसा हुआ है कि एआईसी भारत के बाहर खोला गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसको आप लोग इसको याद रख लो आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अटल नवाचार केंद्र या अटल इनोवेशन सेंटर पहली बार भारत के बाहर खोला गया। कहां पर में? ये खोला गया अबू धाबी के अंदर में, जो आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है अबू धाबी वाला, वहां पर में खोला गया है इसको, ठीक है। आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी वाले कैंपस में आईआईटी दिल्ली ने अपना एक ब्रांच अपनी खोली है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग, अबू धाबी के अंदर में, वहां पर में, ठीक है। तो वहां अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल सतही क्षेत्र का कितना 30% हिस्सा क्या है? ये एस्टेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। डेजर्ट है, पर्वत है, मैदान है, पठार है, क्या है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। और एक बात जल्द है, तो भारत का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 43% जो एरिया है, ठीक है, वो मैदानी इलाका है भारत का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 27% आपका पठार वाला इलाका है, जो ऐसा उठा हुआ जो हिस्सा होता है ना, कई सारे पठार है, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, मालवा पठार, बहुत सारे पठार है हमारे भारत के अंदर में। और जो 30% हिस्सा है भारत का, वो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर में आता है। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल्दी जल्दी से लिख देंगे आप सभी लोग। देखिए इतने सारे बच्चे जो पेड क्लास में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रस्ट है आप लोगों का टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, जो ये दिखा रहा है कि आप लोग मैक्सिमम लोग, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट्स ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर में 30% हिस्सा पर्वतीय है, बताइए मैदानी इलाका कितना और पठारी इलाका कितना है, ये आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी आत्मकथाओं में से एक है उनकी, ठीक है, 2-3 उन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी है, ठीक है। उनमें से एक जो उनकी आत्मकथा है वो यहाँ पर दी गई है, कौन सी वाली है? उनकी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद की। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंडिया विंस फ्रीडम। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों ने याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको बताई है, ठीक है। क्वेश्चंस में हम लोग उसकी रिवीजन भी करेंगे। 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना आप लोगों के, बीपीएससी पूछता है अलग अलग, वो सारे आप लोगों के इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे बिहार के इसमें से, ठीक है। तो 2-2 जिले हम लोग हर रोज करने वाले हैं,
तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा उसमें। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रोहतास हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन। रोहतास के पास में चूने का जो है चूना पत्थर का सबसे अधिक भंडार है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर, मुंगेर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इसमें लाइमस्टोन पाया जाता है। कॉपर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में इन सारे स्टेटमेंट्स में से, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट अकेला सही आप लोगों का कि लाइमस्टोन जो है वो आपका कैमूर में, भभुआ में, मुंगेर के अंदर में और रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो आप लोगों को लाइमस्टोन मिलेगा वो कैमूर भभुआ के अंदर में, ना कि रोहतास के अंदर में। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। तो ये सही क्रम ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका कैमूर, मुंगेर और रोहतास। तो आपका दूसरा वाला सही है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है केवल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का हो सकता है, डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन कहां-कहां पर में पाया जाता है आप लोगों का, कैमूर में, मुंगेर में और रोहतास के अंदर में। तो केवल दूसरा वाला पॉइंट सही था यहाँ पर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है। लगभग बीच में से जाती है फ्रेंड्स, इसी वजह से आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, 2 भागों में विभाजित करती है। अच्छा, अब मैं आज जो है फ्रेंड्स आपको पटना जिला भी कराने वाला हूं। आज से आप लोगों का वो जिले वाला स्टार्ट होगा सारा का सारा। कितने लोग हैं जो ऑलरेडी पेड क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार पूछ भी लेता हूं यहाँ पर मैं। मैंने आप लोगों से सवाल यहाँ पर मैं पूछा भी, आप लोग बता भी देंगे, कमेंट के अंदर में भी बता दीजिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पोल किया, उसके अंदर में भी आप लोग आंसर करते रहेंगे, ठीक है। पोल के अंदर में भी आंसर करते रहिए, कितने बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं पेड कोर्स में, उससे मुझे पता भी चल जाएगा और बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 भागों में विभाजित करता है। आज मैं आप लोगों को जो गंगा नदी है उसके बारे में बताऊंगा, कौन-कौन से शहर उसके किनारे पे बसे हुए हैं, उन सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो 2 भागों में विभाजित करता है। गंगा जो पटना है फ्रेंड्स, उसका मैक्सिमम भाग गंगा नदी के दक्षिण में आता है। तो पटना शहर गंगा नदी के दक्षिण में है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। देखिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ये आप लोगों से बोला जा रहा है। और ये कौन सा वाला, पंचायत की वित्तीय स्थिति की जांच कौन करेगा, वित्त आयोग करेगा। पंचायत, राज्य का वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। हर जैसे हमारे भारत का फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 के तहत, वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, ठीक है। इसका गठन किया गया था 243 आई के तहत, ठीक है, 243 आई इस आर्टिकल के तहत किया गया था। तो पंचायती जो राज व्यवस्था है उसमें पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए, उनमें कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीजों के लिए गवर्नर को यह अधिकार दिया गया है कि वो हर 5 साल में पंचायती राज का गठन, पंचायती जो है पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था की जांच के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, और आप लोग देखोगे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, ओके, ये बिहार के उत्तरी भाग के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए। यहाँ पर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी नदियां जो हिमालय से निकलकर आती है, और हिमालय से निकलकर आने के कारण जो नदियां अपने साथ में पहाड़ों से बहुत सारे इरोड करके मटेरियल को लेकर आती है, ठीक है, वो यहाँ बिछा देंगी मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण और उत्तरी जो इलाके वहां पर में। तो वहां पर में नई प्रकार की एलुवियल मिट्टी आपको मिलेगी, नई प्रकार की जलोढ़ मिट्टी। नई वाली जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए मुझे, कर देंगे आप लोग। तो नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बोला जाता है आप लोगों का खादर, ठीक है, खादर, और पुरानी वाली को बोला जाता है भांगर, ठीक है, या बांगर भी बोलते हैं उसको कई बार शॉर्ट में आप लोग, बांगर ऐसा भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो भंगार से याद रख लेना, पुराना हो गया भंगार, इस तरीके से, तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। तो नई वाली एलुवियल मिट्टी जो है फ्रेंड्स ये पाई जाती है। ये 63 बीपीएससी में आया था, जब मैं आपको जिलेवार पढ़ाऊंगा उसके अंदर में सारी चीजें करवाऊंगा भी आप लोगों को। ओके, चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पॉलिटी का जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग देखिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वैसे तो इसका कोई आर्टिकल है नहीं, ये डिराइव करता है आर्टिकल नंबर 75 जो बोलता है कि मंत्री परिषद जो है, ठीक है, मंत्रिमंडल, जितना भी प्रधानमंत्री प्लस उनके जो भी चंगू मंगू है पूरे के पूरे मंत्री परिषद जो है, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा में जब वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो लोकसभा ने अपना रूल बना लिया कि अगर मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और पास हो जाता है, तो सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर में रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का इस्तीफा होता है अगर मान लीजिए कि ये पास हो गया तो। वैसे इसका कोई आर्टिकल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये इसको जो रूल है, ठीक है, पार्लियामेंट का जो रूल है उसके तहत इसको लाया गया है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 75 बोलता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर लोकसभा को विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ये एक इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है। लेकिन एक चीज और है, उसी रूल में ये बोला गया कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन देखो पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ये चीज होगी। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो गया तो, या गिर गया तो क्या होगा, आप बताइए मुझे। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोगों का फेल हो गया, गिर गया, तो क्या होगा फिर, कितने महीने तक वापस से नहीं लाया जा सकता नो कॉन्फिडेंस मोशन। फ्रेंड्स, बिश्नोई जनजाति का संबंध कहां से है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिए, आपको कहीं पे भी देखने के लिए मिल सकता है। बिश्नोई जनजाति का संबंध कहां से है, बताइए जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिश्नोई जनजाति का संबंध कहां से है, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो बिश्नोई जनजाति जो है फ्रेंड्स आप लोगों को राजस्थान के अंदर में मिलेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्टेट के अंदर में भी जो है आप लोगों की बिहार स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। अपने खेजलडी गांव की अमृता की कहानी जो है आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उसके अंदर में बुक के अंदर में दिया हुआ है। बिश्नोई समुदाय की थी वो। तो बिश्नोई समुदाय जो है फ्रेंड्स ये परंपरागत रूप से राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान की एक जनजाति है बिश्नोई जनजाति। और इसका बिश्नोई का मतलब होता है 29, बिश्नोई, ठीक है, 29, क्योंकि यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया था। गुरु जंभाजी की, जो गुरु जंभाजी है जिनको ये मानते हैं, ठीक है, तो गुरु जंभाजी की 29 बातों को वो मानते हैं, इसी वजह से इनकी जनजाति का नाम ही बिश्नोई पड़ गया है। बिश्नोई का मतलब ही होता है 29, 29, ठीक है, राजस्थानी भाषा के अंदर में बिश्नोई, ठीक है। तो 29 बातें, जो 29 अच्छी ज्ञान की बातें बताई थी गुरु जंभाजी ने, उसको इन्होंने अपनाया है 29 बातों को, ठीक है। प्रकृति प्रेमी होते हैं ये लोग, ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी।
ओके, पूरी की पूरी कहां पर में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है ये आप लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा मैप के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा माउंट मणिपुर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आप लोगों ने। माउंट मणिपुर किस राज्य में स्थित है। आप बार को कौन सा वाला जो है डिग्री चैनल अलग करता है ये भी बता दीजिए, और उसकी राजधानी भी आप लोग बता दीजिए। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि माउंट मणिपुर जो है ये मणिपुर के अंदर में नहीं है, ठीक है। माउंट मणिपुर अंडमान एंड निकोबार के अंदर में है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। साउथ अंडमान जो द्वीप है उसके अंदर में आप लोगों को मिलेगा माउंट मणिपुर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए फ्रेंड्स आप लोग सभी लोग। ओके चलिए, तो माउंट मणिपुर साउथ अंडमान द्वीप के अंदर में मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंदर में, ठीक है। चलिए आएंगे, ठीक है। जल्दी बताइए सोनसोगोर कहां पर में कहा कि सबसे हाईएस्ट पीक है सोनसोगोर, ठीक है। डंकन पैसेज वो तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। मैंने पूछा कि पूरा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो सोनसोगोर कहा कि सबसे ऊंची चोटी है गोवा की है, ये याद रखना था आप लोगों ने, गोवा की, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में सोनसोगोर सारामती हम लोगों ने देखा था भाई। सारा का सारा क्या हो गया था, उसके कपड़े लूट लिए गए थे हमारे राजू के, तो सारा का सारा वो नागा हो गया था, ठीक है। नागालैंड, ओके। उसके बाद में हम टेम्पू भर भर के मणिपुर गए, ठीक है। मणिपुर में जब हिंसा हो रही थी तो लोग टेम्पू भर भर के मणिपुर की तरफ में गए लोग हिंसा करने के लिए। ऐसा बस याद रखने के लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए सारी चीजें, ठीक है। क्या पिया था आप लोगों ने, फेंगपुई क्या पिया आप लोगों ने, मिजोरम पिया था आप लोगों ने, मिजोरम। कल रात में पूरा ट्रिक से आपको याद कराया मैंने, रम पिया था आप लोगों ने, ठीक है। इसी वजह से आपको सारा ब्लू ब्लू दिखाई देने लगा था, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, नशेरी गंजेरी बन गए थे आप लोग। तो रम पिया था आप लोगों ने, फेंगपुई को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अच्छा चलो, बैटलिंग चिप, अगर आपको बैटिंग चाहिए तो पूरी बैटिंग चाहिए, पूरा का पूरा बैटिंग चाहिए आपको। आप बोल रहे मैं बॉलिंग करूंगा नहीं, मेरे को बैटिंग चाहिए, तो पूरा बैटिंग करना है आपने, ठीक है। तो त्रिपुरा, हर एक चीज को हम लोगों ने याद कर लिया था ट्रिक के जरिए। कितने लोगों को याद हो गया, है ना, चलिए गुड। विषुव का अर्थ क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब, इक्विनॉक्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो दुनिया है ना उसमें आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि कभी जो दिन है, ठीक है, वो बहुत लंबा होता है, 7 बजे 7:30 बजे तक जो है वो सूरज डूबता नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, सूरज डूब जाता है। तो ये जो चीजें है आप लोगों की, ठीक है, ये इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो टिल्टेड है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन समान दिन और समान रात होता है, मतलब पूरी दुनिया में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ऐसा नहीं कि दिन बड़ा है रात छोटी है, रात छोटी है दिन बड़ा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 2 दिन ऐसा होता है, तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। कौन से 2 दिन है वो आप लोग कमेंट करके जल्दी से मुझे बताएंगे फ्रेंड्स। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज का पृथ्वी का कोई भी ध्रुव, ना तो उत्तरी ध्रुव ना ही दक्षिणी ध्रुव सूरज की तरफ में झुका हुआ होता है, ठीक है। तो इस समय में क्या होता है, इक्विनॉक्स के अंदर में आप लोगों को, इक्विनॉक्स के समय में आप लोगों को 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात मिलेगी। दोनों पॉइंट्स लिख दीजिए कमेंट में आप सभी के सभी लोग, जल्दी जल्दी से, ठीक है। 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात इक्विनॉक्स कहलाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख देंगे कमेंट में आप लोग। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज है आप लोगों की जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो भी मैं आप लोगों को जस्ट अ सेकंड दिखा देता हूँ। ठीक है, चल तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 21 मार्च वाला जो आप लोगों का समय है, ठीक है, 21 मार्च का, उसको आप लोग क्या बोलते हो, वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हो, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। वसंत विषु उसको बोला जाता है, वर्नल इक्विनॉक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, इसको बोला जाता है वर्नल इक्विनॉक्स। और इसको क्या बोला जाता है, ऑटोमनल, ठीक है। ऑटम इक्विनॉक्स या फिर ऑटमनल इक्विनॉक्स इसको बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप लोग, ध्यान से समझिए आप लोग। इसको बोला जाएगा आप लोगों का, ठीक है, बसंत विषु, बसंत या वसंत विषु, ठीक है, बसंत विषु। और इसको क्या बोला जाएगा, शरद विषु, शरद। अब आप लोगों से अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरीके से, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो आप लोग क्या करोगे, बताइए जल्दी से। लगाते हैं आपके लिए क्वेश्चन, टेंशन ना लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस तो आप लोगों की करवा देंगे, ठीक है। हाई लेवल क्वेश्चन है लेकिन करवा देंगे आप लोगों के। ओके, तो 21 मार्च को जो विषु होता है उसको वर्नल विषु बोला जाता है, वर्नल इक्विनॉक्स या फिर बसंत विषु बोलते हैं। 23 सितंबर को जो इक्विनॉक्स होता है उसको ऑटमनल या फिर शरद विषु बोला जाता है, ठीक है, शरद विषु। अब यहाँ पर मैं आप लोग समझिए फ्रेंड्स, 2 चीजें और है आप लोगों की। आपको एक चीज याद रखनी है कि विंटर के सेशन में क्या होता है, विंटर सीजन के अंदर में, ठीक है। आपको पता होगा कि विंटर के अंदर में जो है रातें जो है वो बड़ी हो जाती है, दिन छोटे होते हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर में, है ना। और समर के अंदर में क्या होता है, हमारी रातें जो है वो छोटी होती है और दिन बड़े बड़े होते हैं। बड़े छोटे का मतलब उजाला ज्यादा रहता है, लंबा समय तक सूरज जो है आकाश में रहता है। तो समर सोल्स्टिटाइज जो है आप लोगों का ये कब आता है, ठीक है, समर सोल्स्टिटाइज, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो इसको प्लीज याद रखिएगा आप लोग। समर सोल्स्टिटाइज ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। और आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि विंटर सोल्स्टिटाइज कब होता है, उत्तर आयनांत और दक्षिणी आयनांत। तो समर सोल्स्टिटाइज जो है आप लोगों का ये आता है 21 जून को, 21 जून को, ठीक है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, ठीक है, वो होता है विंटर सोल्स्टिटाइज। ये आप लोगों का 22 दिसंबर 22 दिसंबर को आता है। तो विंटर सोल्स्टिटाइज कब होता है ये बताएंगे आप लोग। इसको बोला जाता है, समर सोल्स्टिटाइज को बोला जाता है आपका उत्तरी अयनांत, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। विंटर सोल्स्टिटाइज को बोला जाता है दक्षिणी अयनांत, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में सबसे बड़ा दिन इस समय में होता है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है। और यहाँ पर में विंटर सोल्स्टिटाइज के समय में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम चल रहा होता है और समर सोल्स्टिटाइज के समय में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम चल रहा होता है। तो एक बार ये भी लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए।
करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से। 2000 लाइक्स के हम लोग बहुत ज्यादा पास में पहुंच गए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में आप लोगों को कराऊंगा मैं, डोंट वरी। देखिए फ्रेंड्स, 21 मार्च को, ठीक है, कौन सा वाला इक्विनॉक्स होता है आपका, कौन सा वाला विषु होता है, वसंत विषु होता है। 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है, वर्नल इक्विनॉक्स अभी आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में वर्नल इक्विनॉक्स। ओके, वर्नल इक्विनॉक्स। वही अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों के जो है ऑटमनल इक्विनॉक्स की, या जिसको आप लोग शरद विषु कहते हैं, तो वो आप लोगों का होता है 23 सितंबर को। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। लेकिन समर सोल्सिटाइस, देखिए समर सोल्सिटाइस जो होता है, ठीक है, उत्तरी अयनान, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है वो होता है 21 जून को, ठीक है। तो समर सोल्सिटाइस 21 जून को होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। 22 दिसंबर को होता है विंटर सोल्सिटाइस, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, क्यों गलत है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा आप लोग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक जो बच्चे देख रहे हैं, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, मुझे समझ में आएगा कि कितने बच्चे जो है यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं तो आपने ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आपको इस तरीके के हाई लेवल क्वेश्चन भी मैं करवा सकूं। ओके, तो ये सारे के सारे बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, मालवा का पठार किससे संबंधित है, मालवा का पठार, मालवा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग फ्रेंड्स। मालवा का पठार, मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है, छोटा नागपुर पठार का भाग है, सेंट्रल हाईलैंड्स का पठार का भाग है। एक एक करके मैं आप लोगों को जो यहाँ पर मैं इसके बारे में बताता हूँ जानकारी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोग आइए मेरे साथ में, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ में, ठीक है। ये मध्य उच्च भूमि, इसको केंद्रीय उच्च भूमि भी बोला जाता है। मध्य भारत में यहाँ पर में जो पठार की पूरी सीरीज है उनको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। मध्य भारत के अंदर में सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये केंद्रीय उच्च भूमि में यहाँ पर में मालवा का पठार है, मालवा का पठार, ठीक है, भोपाल उसी मालवा पठार के ऊपर में आता है भोपाल। फिर यहाँ पर में देखिए बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बाघेलखंड का पठार दिखेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर में छोटा नागपुर का पठार है, जिसके अंदर में हजारीबाग का पठार, रांची का पठार उसी के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो आपका कैसे फ्लो कैसे बना, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर में पहले मालवा का पठार आएगा, पश्चिम से जा रहे हैं ना, मालवा का पठार, मालवा का पठार आ गया आप लोगों का, ठीक है। फिर आएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड मेरे साथ में लिखते जाइए, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक है। फिर आएगा आपका बाघेलखंड, बाघेल खंड का पठार, बाघेलखंड का पठार। और फिर छोटा नागपुर पठार आएगा आप लोगों का, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। तो ये केंद्रीय उच्च भूमि के भाग है। केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर में ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ पर मैं आपको विंध्या और सातपुड़ा रेंजेस भी मिलेंगी। विंध्या और सातपुड़ा भी केंद्रीय उच्च भूमि का ही पार्ट है, विंध्या रेंज और सातपुड़ा रेंज। धूपगढ़ जो कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़, वो सातपुड़ा की ही सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, तो मालवा का पठार किससे संबंधित है, तो मालवा का पठार जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है आप लोगों ने कि ये सेंट्रल हाईलैंड से रिलेटेड है, सेंट्रल हाईलैंड केंद्रीय उच्च भूमि से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे चलिए। नाउ संसद द्वारा राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन करना है तो कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और कितना बहुमत चाहिए होगा। टाइमिंग अभी आज रात से स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट हो रहा है 10:30 बजे। ये 21 दिन का कोर्स है आपका, और जो पेड वालों को पूरा फ्री मिल रहा है, ठीक है। चलिए, पेड क्लास में रैंक बूस्टर क्लास शुरू हो चुकी है, कुछ बच्चे बता रहे पेड जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों का रैंक बूस्टर भी स्टार्ट है, ठीक है। तो देखिए संसद के द्वारा जो है फ्रेंड्स, अगर नया राज्य बनाना है एग्जिस्टिंग राज्य में से, या उसका क्षेत्र चेंज करना है, या उसका नाम चेंज करना है, ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा वो काम। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने लोग प्रेजेंट है, जितने लोग आए हैं, ठीक है, उनमें से 50% लोग, बस सिंपल मेजोरिटी वाली बात होती है, ठीक है। और ये आर्टिकल कौन सा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 2 आर्टिकल बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर मान लीजिए हमें बाहर से कोई राज्य को लेकर आना है, बाहर में हमारे भारत के अंदर में लेकर आना है, न्यू राज्य, न्यू स्टेट क्रिएट करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें हमारे भारत के अंदर के ही मामलों को पहले सुलझाना है, मतलब हमारे भारत के अंदर में राज्यों की सीमा को चेंज करना है, तो 3। अब देखो 2 और 3 में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को बढ़िया सा सोल्यूशन बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, 2 सिचुएशन है, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक लड्डू जो है, ठीक है, एक लड्डू आपको बाहर से मिलने वाला है, इमेजिन करो एक लड्डू आपको बाहर से मिलने वाला है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास में लड्डू है अभी, बस आपको उसको तोड़ना है। आप क्या करोगे, पहले बाहर का लड्डू जो मिल रहा है वो ले लोगे, या अपने लड्डू को तोड़ते बैठे होंगे, पहले बताइए जल्दी से क्या करोगे। पहले आप फटाक से बाहर का लड्डू ले लोगे। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में कि अगर मान लीजिए कि हमें दो सिचुएशन है कि भारत के राज्यों का बंटवारा करना है हमने, और बाहर से कोई राज्य आ रहा है, कल आके भूटान बोल रहा है कि दानिश सर सुनो ना सर, मेरा कमेंट पढ़ो, दानिश सर भूटान बोल रहा हूँ मैं को भारत में आना है सर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले आजा भूटान, चलो ले लेते, ठीक है। बांग्लादेश बोला कि मेरे को भी ले लो सर, तो भाई उसको ले लेंगे। तो पहले हम बाहर वाले को ले लेंगे, तो मतलब आर्टिकल नंबर 2 में पहले बाहर वाले को ले लो, ठीक है। क्योंकि 2 और 3 में कंफ्यूज होता है कि पहले बाहर वाले के लिए 2 है या 3 है। तो कोई भी नया अगर आना चाहता है हमारे पास में, तो हम उसको पहले ले लेंगे, ठीक है, 2 आर्टिकल नंबर 2 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 3 बाद की बात है, चलो अपना इंटरनल मामला है उसको सुलटा लेंगे अपन बाद में। तो आर्टिकल नंबर 2 बाहर के किसी राज्य को भारत का पार्ट बनाना, आर्टिकल नंबर 2 में दिया है नया राज्य क्रिएट करना किसी बाहर की टेरिटरी को लाकर, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो राज्य है उनका बंटवारा करना, या उनकी सारी चीजों को, ठीक है, चेंज करना, उनकी बॉर्डर को चेंज करना, या एक राज्य था उसको 2 करना, जैसे आंध्र प्रदेश था तो उसको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बांटा गया वैसे, ठीक है। तो नए का प्रवेश आर्टिकल नंबर 2, और एग्जिस्टिंग राज्य के अंदर में जो भी हमें चीजें करनी है वो आर्टिकल नंबर
3, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, प्लीज, तो ये याद रख लेंगे। अभी मैं कभी भी पूछूंगा आप लोगों से, हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए ताकि आपके मसल मेमोरी के अंदर में ये स्टोर हो जाए पूरा का पूरा अच्छे से। ओके, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। लोकसभा के अंदर में प्रथम सभापति जो थी फ्रेंड्स, वो थी महिला सभापति की बात कर रहे हैं, मीरा कुमार थी, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है, मीरा कुमार। और दूसरे वाली कौन थी आप लोग बता देंगे, महिला सभापति कौन थी, मीरा कुमार थी। दूसरे नंबर पे कौन थी, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, तो सरोजिनी नायडू वालों, तुमको जनता कभी माफ नहीं करेंगी, सुमित्रा महाजन थी, ठीक है, सुमित्रा महाजन। सरोजिनी नायडू जो है वो तो पहली गवर्नर थी ना, सरोजिनी नायडू पहली गवर्नर थी वो, ठीक है, गवर्नर थी, पहली महिला गवर्नर यूपी की, महिला गवर्नर यूपी की बनी थी, ये याद रखना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर सेशन में। और प्रतिभा पाटिल जो है वो आप लोगों ने याद रखना कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है, तैयारी 2 में आया हुआ क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे। आर्टिकल भी बता दीजिए कौन सा आर्टिकल है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तो गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से, तो निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन सा आता है, तो संसद के अंदर में राष्ट्रपति आता है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों आते हैं एज पर आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79 ये कहता है कि ये तीनों संसद के पार्ट है, तो ऊपर में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आर्टिकल भी बता देंगे कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आर्टिकल भी बता देना है। तो आर्टिकल नंबर 64 जो है फ्रेंड्स, ये क्या कहता है साफ साफ कि अगर हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही क्या होगा, राज्यसभा का पदेन राष्ट्रपति, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आंसर इस ऑप्शन पर सी हो जाएगा। ना निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान करता है, कि 3 स्तर की पंचायत प्रणाली होंगी हमारे भारत के अंदर में। पंचायत जो है उसको लागू करने का आर्टिकल कौन सा संविधान संशोधन था, वो आप लोग बता दोगे तो खुद ब खुद आप आंसर कर दोगे इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, संविधान संशोधन नंबर 73 था ये, ठीक है। और इसमें ये कब हुआ था पास, 1992 में। इसमें एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 बी, ये कहता है कि पंचायत 3 स्तर की होंगी, त्रिस्तरीय होंगी, 3 स्तर, 3 टायर पंचायती सिस्टम, जिसमें जो है सबसे पहले पंचायत होंगी, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत भी बोला जाता है इसको, ग्राम पंचायत सबसे नीचे में, ठीक है, फिर पंचायत समिति होती है आपकी, और फिर होती है उसके ऊपर में जिला परिषद, ठीक है। तो ये 3 स्तर होते हैं, ओके। एक क्वेश्चन और है, अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स सारे के सारे लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और आप लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं आपको बता भी देता हूं कि पंचायत समिति एलिमिनेट हो जाती है अगर किसी राज्य की 20 लाख से पॉपुलेशन कम है। तो कोई भी ऐसा राज्य जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो वहां पर मैं ग्राम पंचायत के बाद में डायरेक्ट जिला परिषद दूंगा, पंचायत समिति नहीं होगी। ये एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। तो उसके ऊपर में भी मैं विचार कर रहा हूं कि आप लोगों को एक रात एम लक्ष्मीकांत के साथ में आप लोगों की गुजारी जाए पूरी की पूरी।